राजधानी लखनऊ में आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से अलग अलग प्रमुख चौराहों पर इस तरीके से ये होल्डिंग लगाई गई है। इस होल्डिंग में साफ तौर पर बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं के घर नरसंहार पर चुप्पी क्यों, कहाँ गए वो लोग, और ये तस्वीरें लगी हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और उनके मुंह पर ये टेप ताला लगाया गया है, जैसा कि आप पोस्टर में देख रहे हैं। साथ ही साथ नीचे लिखा है कि बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाते थे, कार सेवकों पर गोली चलाकर गौरव महसूस करते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए वकीलों की फ़ौज खड़ा कर देते थे। इस तरह की तमाम बातें इस पूरी होल्डिंग में लिखी गई हैं और पूरी तरीके से चुप्पी को लेकर के निशाना साधा गया है अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी पर। फिलहाल ये अलग अलग जगहों पर इस तरीके से ये होल्डिंग लगाई गई हैं जिसमें पूरी तरीके से निशाना साधा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 20 जनवरी को नितिन नवीन पदभार संभालेंगे। इस अवसर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष रहेंगे, साथ ही तमाम वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी इस अवसर पर बुलाया गया है। आपको बता दें कि पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पार्टी सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि 19 तारीख को नितिन नवीन अपना नामांकन दाखिल करेंगे और 20 तारीख को उसकी घोषणा होगी। निर्विरोध चुनाव होने की पूरी संभावना है और नितिन नवीन के नामांकन के लिए नामांकन के 10 सेट तैयार किए गए हैं और एक पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक बनेंगे। उसके साथ बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेता अन्य सेटों पर प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर करेंगे। इस बाबत आने वाले 16 तारीख को बीजेपी की तरफ से एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी बताएगी कि इस अध्यक्ष के चुनाव में क्या प्रक्रिया होती है और किस दिन से आचार संहिता लगेगा और चुनाव किस ढंग से कराया जाएगा। यानी 16 तारीख को बीजेपी की तरफ से पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि नितिन नवीन वर्तमान समय में कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जब नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष बने थे तभी ये तय मान लिया गया था कि जेपी नड्डा जो मौजूदा समय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका वो जगह लेंगे। लेकिन खरमास चल रहा था तो शुभ दिन के इंतजार में बीजेपी थी। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी शुभ मुहूर्त, शुभ दिन का बहुत विचार करती है। तो जैसे ही मकर संक्रांति हो जाएगा वैसे ही बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा और उसके बाद बीजेपी में नई टीम बन जाएगी। सहयोगी राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। साइबर जालसाज नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। ताज़ा मामला एक कारोबारी से जुड़ा हुआ है। ग्रेटर नोएडा के कासना में प्लास्टिक के सामान बनाने वाले एक कारोबारी को साइबर जालसाजों द्वारा संपर्क किया गया और ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा दिया गया था। कारोबारी के द्वारा शुरुआत में कम पैसा निवेश किया गया, जिसके बदले उनको अच्छा मुनाफा मिला, जिसके बाद अलग अलग बार 16 बार में ट्रांजैक्शन की गई और तकरीबन 36 लाख रुपए साइबर जालसाजों के बैंक खाते में डाल दिए। कारोबारी इतना लालच में फंस गया था जालसाजों की बातों में आकर कि उसने अपना मकान तक बेच दिया। मकान बेच कर जो पैसा आया था वो भी जल्दी अमीर होने के लालच में साइबर जालसाजों के 16 बैंक खातों में अलग अलग समय में डाला गया। जब पैसा निकालने की कोशिश की गई उस समय साइबर जालसाज अलग अलग तरीके के बहाने बनाते रहे और साइबर जालसाजों द्वारा कारोबारी के फ़ोन में एक ऐप भी डाउनलोड कराया गया था। उस ऐप में 36 लाख रुपए निवेश की जगह तकरीबन 75 से 76 लाख रुपए दर्शाए जा रहे थे और पैसा निकालने की कोशिश में कई बार बातचीत हुई, लेकिन साइबर ठगों द्वारा टैक्स के नाम पर और पैसा जमा करने की बात कही और फिर संपर्क तोड़ लिया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिन बैंक खातों में पैसा गया था उनकी जाँच की जा रही है, जिन नंबरों से संपर्क किया गया था उनकी जाँच की जा रही है और जल्द ही साइबर जालसाजों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग के नाम पर लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं और लोग लालच में फंसकर साइबर जालसाजों का निशाना बनते हुए लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर आने वाले समय में पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा।
बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति का भोज यानी कि चूड़ा दही का भोज जो है वो केवल एक भोज नहीं, एक राजनीतिक चर्चा का केंद्र भी बन जाता है। देखिए, मकर संक्रांति का भोज इसलिए भी काफ़ी अहम हो जाता है कि सन 2013 में जब लालू यादव के बुलावे पे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के पास यानी कि नीतीश कुमार पहुंचे थे, उसके बाद ही उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ के लालू यादव का साथ जो है वो दे दिया था। अब देखिए, ऐसे में मकर संक्रांति का भोज इसलिए भी दूसरी तरफ अहम हो गया है क्योंकि लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने कल मकर संक्रांति को लेकर चूड़ा दही का भोज रखा है। उससे ठीक पहले आज बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के भोज में भी तेज प्रताप यादव पहुंचे, जहां पर आरजेडी की राजनीति से, आरजेडी के तमाम परंपरा से दूर हटकर तेज प्रताप यादव ने आज एनडीए के भोज में शामिल हुए। साथ ही साथ तेज प्रताप यादव ने कहा कि नई साल की शुरुआत हुई है और हम विजय सिन्हा के यहाँ दही चूड़ा का भोज खाने आए हैं। कल हमारे यहाँ भोज है और विजय सिन्हा जरूर आएंगे। सीएम जी का न्योता हमने स्वीकार किया और चूड़ा दही के भोज में यहाँ हम लोग यहाँ चूड़ा दही खाने के लिए आए, अपना नया साल का शुरुआत करने के लिए आ गए। साथ में हमने भी चूड़ा दही का भोज कल आयोजन किया है, सर आएंगे उसमें। एक तस्वीर देखिए, बहुत सुंदर तस्वीर दिख रही है, एक बहुत सुंदर तस्वीर दिख रही है, आपने दोस्तों की शुरुआत की है। हाँ, उसको चूड़ा दही में ये बयान उस वक्त दिया गया जब तेज प्रताप यादव और एनडीए के नेताओं में अब करीबी बढ़ते नजर आ रही है। वहीं जब ये सवाल तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि क्या आने वाले समय में वो बीजेपी के साथ आएंगे, तो इस पर उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि आने वाले समय में ये तमाम जानकारी आपको दे दी जाएगी। बहरहाल एक बार फिर से मकर संक्रांति का जो ये भोज है, ये पर्व है, फिर से बिहार की राजनीति में एक नई संभावनाओं को उत्पन्न कर रहा है। क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी के साथ जाएंगे या तेज प्रताप यादव के रास्ते जो है वो पिता लालू प्रसाद यादव से अलग हो जाएंगे? फिलहाल तेज प्रताप यादव ने बिहार के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बिहार के मुख्यमंत्री समेत तमाम एनडीए के नेताओं को चूड़ा दही के भोज पे आमंत्रित किया है। अब ऐसे में देखना होगा कि कल की राजनीति बिहार के लिए और कल का दिन बिहार के लिए कितना अहम हो जाता। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट यूपी यूके। वाराणसी के मणिकर्णिका तीर्थ पर इस समय सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है और इस दौरान आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार सौंदर्यीकरण के तहत पुराने मलबे को हटा करके नई जो प्लान तैयार की गई है मणिकर्णिका तीर्थ पर, उसे यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। बात की जाए, यहाँ पर एक कुछ वीडियो सामने आया है कि यहाँ पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंदिर जो है सारे बिल्कुल सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। शिवलिंग जो है वो सुरक्षित है। बस सौंदर्यीकरण की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ कहना है कि मंदिरों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया है, न ही यहाँ पर किसी तरह की कोई मूर्ति तोड़ी गई है। पर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि पुराने मणि को नुकसान हुआ है, जो देवी देवताओं के यहाँ पर मूर्तियाँ थी उन्हें नुकसान हुआ है। लोग बता रहे हैं कि आज यहाँ पर जब उन्हें जानकारी हुई तो कई लोग पहुँच गए और वीडियो देखने के नाम पर कह रहे हैं कि वीडियो में देखा गया तोड़ते हुए, और इस नाम पर कई लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। पर प्रशासन का साफ कहना है कि किसी भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ है और किसी तरह की कोई मूर्ति मणिकर्णिका घाट पर तोड़ी नहीं गई है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। उत्तर प्रदेश परिवहन के बेड़े में 50 और नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल होने जा रही हैं। ये बसें लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज के बीच में चलाई जाएंगी। हालांकि अभी परिवहन विभाग का पूरा फोकस प्रयागराज पर है, चूंकि माघ मेला चल रहा है। माना जा रहा है कि इसके बाद ये 50 बसें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज से अपने गंतव्य तक जाएंगी और यात्रियों को सहूलियत होगी। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन भी लखनऊ में बनकर तैयार हो गया है। इससे पहले परिवहन विभाग लगातार डीजल बसों पर काम कर रहा था, वो यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही थी। लेकिन धीरे धीरे आधुनिक हो रहा परिवहन विभाग ने यह तय किया कि इलेक्ट्रिक बसों को तेजी से संचालित किया जाए। एक तरफ जहां इससे प्रदूषण में कमी आएगी तो वहीं दूसरी तरफ यात्रियों को सुगम यात्रा का अनुभव भी मिलेगा। चूंकि इलेक्ट्रिक बसें शोर कम करती हैं, प्रदूषण कम करती हैं, लिहाजा एनवायरनमेंट के हिसाब से भी ये बेहद ज़रूरी है और जल्द ही ये अब उत्तर प्रदेश परिवहन के बेड़े में
शामिल हो जाएंगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बिजली बिल बकाया की वसूली के लिए ऐसी स्कीम शुरू की गई है जो 40 साल में पहली बार शुरू की गई है। गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो 5000 के आसपास ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने बिजली का बिल जमा नहीं किया है। 192 करोड़ रुपए का नोएडा बिजली विभाग का इन उपभोक्ताओं पर बकाया है। कई ऐसे उपभोक्ता भी हैं जिन्होंने मीटर लगने के बाद यानी कनेक्शन लेने के बाद से आज तक अपना बिल जमा नहीं किया है। ऐसे तमाम मामलों के निपटारे के लिए अब OTM स्कीम का दूसरा चरण लागू किया गया है। दूसरे चरण में जो ब्याज है बकाया बिल पर, उस ब्याज को माफ करने के साथ साथ मूल में से भी 20% की छूट दी जाएगी। इसको लेकर जगह जगह ऐसे बकायेदार वाले इलाकों में बिजली विभाग के द्वारा रैली निकाली जा रही है, लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनके व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजे जा रहे हैं ताकि बिजली बिल बकाया के जो भी मामले हैं उनका निस्तारण हो सके। कई ऐसे मामले जिनमें बिजली चोरी को लेकर FIR दर्ज कराई गई हैं, उन मामलों का निस्तारण भी इस स्कीम के तहत किया जाएगा। नोएडा जिले में हमारे 7,429 कंज्यूमर ऐसे थे जिन्होंने कभी कनेक्शन लेने के बाद आज तक पैसा जमा नहीं किया था। इन पे लगभग 35 करोड़ का बकाया था। इसमें से इस स्कीम का फायदा उठा के लगभग 1665 लोग अपना पैसा जमा कर चुके हैं, लगभग 5 करोड़। बिजली चोरी के मामले में अगर देखें तो हमारे 11,088 कंज्यूमर थे, 16% लोगों ने अभी तक पेमेंट किया है और हम जो पश्चिमांचल के 11 जोन है उसमें चौथे नंबर पर है। और बिजली विभाग लगातार उपभोक्ताओं से ये अपील कर रहा है कि 40 सालों में पहली बार आई इस स्कीम का लाभ उठाएं और अपने बिजली बिल बकाया का भुगतान करें और भुगतान करने के बाद दोबारा से अगर किसी को कनेक्शन लेना है या कटा हुआ कनेक्शन अपना जुड़वाना है तो उसको शुरू करा सकते हैं। तमाम उपभोक्ताओं के लिए इस स्कीम को प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया है। स्कीम का तीसरा चरण फरवरी तक 28 फरवरी तक चलाया जाएगा। तो सभी उपभोक्ताओं से फिलहाल बिजली विभाग के द्वारा अपील की जा रही है कि इस नियम के तहत, इस स्कीम के तहत अपना बिल जमा जरूर कर लें। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रगति पोर्टल की अहमियत बताई। उन्होंने कहा इस मॉडल को मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने गुजरात से शुरू किया और आज ये पूरे देश में सबसे अहम पोर्टल बना हुआ, जिससे सरकार और विभाग के बीच में समन्वय स्थापित होता है और डिजिटल क्रांति के बीच में प्रदेश का विकास किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सकता है, उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ ये पोर्टल प्रभावी साबित हुआ है। सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो गरीब कमजोर लोगों तक पहुंचे और उनमें समन्वय बना रहे और समय के साथ उनकी समीक्षा भी होती रहे। प्रगति पोर्टल इसमें पूरी तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो तकनीक से जुड़े रहना होगा और जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी तमाम निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनको तकनीक के माध्यम से जोड़े रखना होगा ताकि उनकी गति पर पूरा ध्यान रखा जा सके और नियंत्रण भी रखा जा सके। उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि डिजिटल भारत को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और ऐसे में पूरा देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और प्रगति पोर्टल इसमें पूरी तरीके से एक तरह से पारदर्शी तरीके से काम भी कर रहा है और प्रदेश को गति दे रहा है। लखनऊ से वीडियो सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में डिप्लोमा इंजीनियरिंग फाइनल की छात्रा के द्वारा सुसाइड करने का मामला सामने आया है। जी हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ की रहने वाली ईसा फातिमा। अलीगढ़ AMU में डिप्लोमा इंजीनियरिंग फाइनल की छात्रा थी। कल शाम को वो अपने पिता से सऊदी अरब में वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। क्या इसी दौरान पिता पुत्री के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और ईसा फातिमा के द्वारा अपने दुपट्टे से पंखे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी जानकारी उसके पिता के द्वारा अपने परिचित लोगों को अलीगढ़ में सिविल लाइन में दी गई तो उनके द्वारा मौके पर जाके देखा तो ईसा फातिमा पंखे पर अपने रूम में लटकी हुई थी। इस घटना की जानकारी मिलते ही AMU की प्रोक्टोरियल टीम मौके पर पहुंची और पुलिस को बुलाकर उसको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा दिया है और अब पूरे मामले पर पुलिस जो है मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि पिता पुत्री के बीच ऐसा क्या विवाद हुआ जिसको लेकर ईसा फातिमा के द्वारा पंखे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पीड़ित डॉक्टर ने रमीजुद्दीन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसे की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस मामले में अब एसटीएफ जांच कर रही है और एसटीएफ की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल 17 दिसंबर को ही पीड़िता ने इसकी शिकायत अपने एचओडी से की थी, लेकिन 5 दिनों तक इस पूरे मामले को मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने दबाया। एचओडी की तरफ से इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई और यही वजह है कि अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में है। आखिर पीड़ित छात्रा के आरोप के बाद भी 5 दिनों तक इस पूरे मामले में जांच क्यों नहीं शुरू हुई? आखिर क्यों विशाखा कमेटी का गठन नहीं किया गया? हालांकि बाद में मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर जब दबाव बना, महिला आयोग ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, तो मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इसमें विशाखा कमेटी का गठन किया और इस पूरे जांच की सिफारिश कर दी। पुलिस को ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और अब ये माना जा रहा है कि इस मामले में एसटीएफ जांच करेगी तो कई और खुलासे होंगे। इस दौरान माना जा रहा है कि जब आरोपी डॉक्टर फरार था तो पीएफआई के हैंडलर के भी संपर्क में था। वो कोशिश कर रहा था कोर्ट में सरेंडर करने के लिए, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अब एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसमें बड़े खुलासे होंगे। ये जरूर है कि इस पूरी घटना के बाद अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन की मंशा पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर उसने पीड़िता की शिकायत पर पहले क्यों ध्यान नहीं दिया। लखनऊ से वडोली सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। मथुरा के जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक युवक सांप को अपनी जैकेट में रखकर अस्पताल पहुंच गया और डॉक्टर के सामने सांप उसने जैकेट से निकाला, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, पूरी घटना मथुरा की है, जहां वृंदावन में शिवाजी नगर का रहने वाला दीपक राजपूत नाम का व्यक्ति ई रिक्शा चलाता है और उसे बैटरी लेने के दौरान उसे सांप ने काट लिया। दीपक ने हिम्मत जुटाते हुए उस सांप को पकड़ लिया और अपनी जैकेट की जेब में रख दिया और सीधे दीपक अस्पताल के लिए निकल पड़ा। बीच रास्ते में जाम की स्थिति हुई तो उसे एक पुलिसकर्मी ने रोका, लेकिन दीपक ने वहां पर भी हंगामा खड़ा कर दिया। दीपक ने अपनी जैकेट की जेब से सांप निकालकर उस पुलिसकर्मी को दिखा दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मी भी वहां से चला गया और वहां पर तमाम अफरा तफरी का माहौल हो गया और रोड पर जाम की स्थिति बन गई, जिसके बाद दीपक अपना इलाज कराने के लिए मथुरा के जिला अस्पताल पहुंचा। जब डॉक्टरों ने देखा कि दीपक अपनी जैकेट में ही सांप को रख कर लाया है, तो डॉक्टरों ने भी शर्त रख दी कि पहले सांप को बाहर छोड़ कर आओ, उसके बाद तुम्हारा इलाज होगा। दीपक इधर उधर भटका, क्योंकि दीपक चाहता था कि उसे जिस सांप ने काटा है डॉक्टरों को पता चल जाएगा कि वो किस किस्म का सांप है, तो उसका इलाज बेहतर रूप से हो पाएगा। लेकिन डॉक्टरों ने सांप छोड़ने की जिद पर अड़े रहे। अंत में दीपक ने एक डब्बे में ले जाकर उस सांप को बाहर छोड़ दिया, जिसके बाद ई रिक्शा चालक दीपक का डॉक्टरों ने इलाज किया। फिलहाल दीपक की स्थिति सामान्य है, वो इलाज कराने के बाद अपने घर चला गया। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो अब 10 से 15 मिनट में डिलीवरी का विज्ञापन नहीं दे सकते हैं। भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के दखल के बाद ये स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि 10 मिनट में डिलीवरी वाला विज्ञापन नहीं दिया जा सकता। दरअसल इससे पहले कई सवाल उठाए गए थे गिग वर्कर्स को लेकर के कि क्या डिलीवरी देने वाले उस बाइक राइडर की जान के साथ ये खिलवाड़ नहीं होगा, जिसे 10 मिनट में किसी सामान की डिलीवरी करना है, और सिर्फ उसके जान के साथ नहीं, बल्कि अगर वो रेड लाइट को जंप करता है तो अन्य लोगों के साथ भी जान के साथ ये खिलवाड़ नहीं हो जाएगा। क्या विज्ञापन में 10 मिनट की डिलीवरी देना इतना जरूरी है? लिहाजा भारत सरकार ने अब ये आदेश थमा दिया है कि किसी भी डिलीवरी एप्लीकेशन
बहुत जल्दी डिलीवरी करने के लिए 10-15 मिनट का विज्ञापन नहीं दिया जा सकता और अब ये गैर कानूनी बन गया है। कैमरा सहयोगी संजय कुमार के साथ राहुल डवास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। आवारा कुत्तों के ऊपर आज सर्वोच्च न्यायालय में अहम सुनवाई थी। कोर्ट ने तलक टिप्पणी अपनाते हुए कहा कि क्यों ना आवारा कुत्तों को खिलाने वाले की जवाबदेही तय किया जाए। अगर आवारा कुत्तों को खिलाया जाता है, सड़क पर खिलाया जाता है, तो क्या जिम्मेवारी केवल कुत्तों के लिए आपकी है, इंसानियत या मानवता के लिए नहीं? अगर 5 साल की छोटी बच्ची को आवारा कुत्ता काट लेता है, उसकी मौत हो जाती है, तो क्या मौत की जिम्मेवारी उन संगठनों को नहीं देनी चाहिए जिनकी वजह से आवारा कुत्तों की हिमायत में सुनवाई की जा रही है? अगर बुजुर्गों को और बच्चों को कुत्ते काट लेते हैं तो उसके लिए मुआवजा राज्य सरकार को क्या नहीं देना चाहिए? यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर आपको आवारा कुत्तों को खाना खिलाना है तो सड़क पे नहीं, अपने घर में खिलाइए। अगली सुनवाई आवारा कुत्तों को लेकर के 20 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय में होगी। कैमरा सहयोगी संजय कुमार के साथ राहुल डवास, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है और उन्हें रेगुलर बेल जो है वो दे दी गई है। अब्बास अंसारी आपको बताएं कि मऊ सदर से विधायक हैं और गैंगस्टर एक्ट मामले पे उन पर कई तरह के मुकदमे चल रहे थे। रेगुलर बेल मिलने से उनको साफ तौर पर उत्तर प्रदेश से बाहर जाने को बोला गया है और वो जब छोड़ेंगे उत्तर प्रदेश को तब उन्हें बाकायदा पुलिस के सामने अपना ये डिटेल जारी करना होगा। साथ में ये भी कहा गया है कि जो शर्तें हैं उसमें ये भी कहा गया है कि किसी भी तरह से किसी भी जांच में वो सहयोग करेंगे और किसी भी तरह से जो सबूत हैं उसके साथ छेड़छाड़ या कहीं मूवमेंट करने से पहले वो बाकायदा पुलिस को इसके बारे में जानकारी देंगे। रेगुलर बेल मिलने से अब्बास अंसारी को एक बड़ी राहत ज़रूर मिली है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। खरमास खत्म होते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। समृद्ध यात्रा इसका नाम रखा गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार का भ्रमण करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये कि तिरहुत डिवीज़न, ये वो तिरहुत है जहां पर बिहार के सबसे ज़्यादा विधायक एनडीए के चुन के आए हैं। तिरहुत डिवीज़न में कई सारे ज़िले जो हैं वो शामिल हैं, चाहे वो मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये तमाम ज़िले जो हैं उसमें शामिल हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री जब समृद्ध यात्रा पर निकल रहे हैं तो तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री जो हैं वो लोगों से मुलाकात करेंगे, जनता से सीधे रूबरू होंगे। और ये काफ़ी अहम इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि इससे पहले जब प्रगति यात्रा और साथ ही साथ निश्चय पार्ट 2 पर जब नज़र डाली जाए तो नीतीश कुमार ने इन तमाम चीज़ों का ध्यान दिया था। अब ऐसे में शुरुआत जब चंपारण से हो रहा है तो नीतीश कुमार की निगाहें और जनता की निगाहें तिरहुत पर टिकी हुई है। तिरहुत के 39 सीटों में 47 सीटें जो हैं वो एनडीए जीती है, 2 सीटें जो है वो महागठबंधन के पास है। तो ऐसे में तिरहुत डिवीज़न में मिली सबसे प्रचंड जीत के बाद क्या नीतीश कुमार तिरहुत को कोई नई विकास योजना की सौगात देते हैं, ये भी देखना काफ़ी अहम हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट, यूपी। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। सोमवार की बात की जाए यानी कल का दिन सबसे ज़्यादा ठंडा रहा, 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नोएडा का रहा। आज की तस्वीर दिखाएं तो आज पोल्यूशन और सर्दी डबल अटैक झेलने के लिए नोएडा के लोग मौजूद हैं। आसमान में पूरी तरीके से कोहरा तो नहीं है, लेकिन जो धुंध है पोल्यूशन की वो ज़रूर नज़र आ रही है और धुंध के चलते लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पोल्यूशन में 1-2 दिन राहत जरूर रही थी, लेकिन अब अगर बात की जाए तो पोल्यूशन का स्तर आज भी 350 के पार पहुँच चुका है। 350 के पार पोल्यूशन का स्तर पहुँचना अपने आप में काफ़ी लोगों के लिए खतरनाक साबित होता है। तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं, तमाम तरीके का पोल्यूशन से निपटने के लिए काम करने का दावा अधिकारियों का है। बावजूद उसके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अब जनवरी में भी जो पोल्यूशन है वो खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। एक तरफ सर्दी का सितम और दूसरी तरफ बढ़ता हुआ पोल्यूशन लोगों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।